See, in previous two lectures, we covered the topic of power, authority and domination as was conceptualized by and propounded by Max Weber. ठीक है, तो जो हम ये जो टॉपिक है इसमें विल बी टॉकिंग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंड विल बी कवरिंग ब्यूरोक्रेसी. वेबर बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में, राइट. और इसी लेक्चर में आई विल ऑल्सो बी कवरिंग वैल्यू रेलिवेंस एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी, राइट. दैट इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक. So essentially in these three lectures, right, including the previous two lectures and this lecture, I covered around 4 topics: power, authority and domination, bureaucracy, value neutrality and value relevance. और साथ के साथ this topic is also there in theories of power in political system chapter, right. So essentially in these 3 lectures we are covering around 4 topics. Now I'll be starting with bureaucracy. Now bureaucracy, now this is an extension of legal rational authority. जब वेबर बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, so he is basically talking about how work is organized in modern societies. और वेबर बोलते हैं, हमने देखा भी था लास्ट लेक्चर में, कि विद द एक्सपेंशन ऑफ रैशनलाइजेशन, राइट, रैशनल एक्शन जो है वो पेनिट्रेट कर चुका है हर एक स्फीयर ऑफ सोसाइटी में. And the consequence of penetration of rational action into every sphere of society, इससे क्या होगा, rationality और rationalization of society is increasing, right. तो हमने देखा था कि जो वर्क है मॉडर्न सोसाइटी में, राइट, मैन इज परफॉर्मिंग रैशनल एक्शन, राइट, ज़्वैक रैशनल स्पेशली, दैट इज जिसका मीन्स एंड ओरिएंटेशन है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जिसमें वो करता है, नॉन इमोटिव कंसिडरेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड लॉजिक एंड रीजन, वो क्या है, वेरियस डिसीजंस लेता है रादर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज एंड इमोशंस, राइट. तो हमारा क्या मॉडर्न सोसाइटी में क्या रैशनल एक्शन बढ़ता जा रहा है, हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी दैट इज गेटिंग मोर एंड मोर रैशनल, तो हमारा जो सोसाइटी का रैशनलाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन बढ़ रहा है. द वर्क इन मॉडर्न सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन ब्यूरोक्रेटिक लाइन्स. नाउ द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव टू इज, फर्स्ट जो आपका जो ट्रेडिशनल नोशन है, जैसे आप ब्यूरोक्रेसी को कंसेप्चुअलाइज करते हो, राइट, सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी, राइट, आईएएस आईपीएस, तो आप खाली उससे हट के क्या है, आपको जाना है ब्यूरोक्रेसी को कंसेप्चुअलाइज करना है. दैट इज वन ऑफ द स्टेट ब्यूरोक्रेसी, राइट, इट इज वन ऑफ द कोर एस्पेक्ट और कोर डायमेंशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, राइट, बट इट इज वन ऑफ द डायमेंशंस, राइट. जो रैशनल एक्शन है, वर्क ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रैशनल लाइंस पे, राइट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है वर्क में, मीन्स एंड ओरिएंटेशन होता है, प्लानिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेलिब्रेशन के साथ क्या है, वर्क कैरी आउट किया जाता है, राइट. नाउ दिस वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी. और आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, इट इज अ काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेर इन वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन रैशनल साइंटिफिक लाइन्स, राइट, ऑन प्रोफेशनल एंड फॉर्मल लाइन्स. नाउ ये जो है ऑन इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा, नॉट ओनली स्टेट, राइट, खाली स्टेट पे ही लिमिटेड नहीं है, स्टेट ब्यूरोक्रेसी नहीं होती, राइट, इवन इंडस्ट्रीज में भी आपको देखने को मिलेगा कि वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन ब्यूरोक्रेटिक लाइन्स, राइट. सो व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी, हम बार बार बात कर रहे हैं. इवन मिलिट्री में भी क्या है, ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री में भी इट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन ब्यूरोक्रेटिक लाइन. तो हमारा जो कॉमन सेंसिकल नोशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है और वेबर कैसे इसको डील कर रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, हम इसके थ्रू क्या है हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे. यूनिवर्सिटी में भी क्या है, ब्यूरोक्रेटिक लाइंस पे और ब्यूरोक्रेसी के बेसिस पे वर्क ऑर्गेनाइज होता है, राइट. तो हम देख रहे हैं कि पूरी मॉडर्न सोसाइटी में इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन ब्यूरोक्रेटिक लाइंस and this bureaucracy is manifesting rational action. So this rational action has penetrated into all the spheres of society. ठीक है. Now this is what I wanted to make it clear to you कि how you should be proceeding it. You should not be proceeding this lecture with certain certain preconceived notions. उसके साथ नहीं जाना है. Second thing I'll be talking about, वेबर हमेशा ये बात करते हैं और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आता है देन हाउ शुड यू स्टार्ट. सी वेबर जब ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, ही सेज ब्यूरोक्रेसी इज एन इनफाइनाइट रियलिटी.
right? Now this is how you should be starting your answer. Bureaucracy is an infinite reality. Now how is it an infinite reality? See, bureaucracy क्या पहले से ही चली आती आ रही है, और अभी भी आप देखोगे कि पूरी सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन ब्यूरोक्रेटिक लाइंस. नाउ फॉर अस it is very complex and infinite. There are thousands of processes, thousands of examples and sub processes that are going on there. It constitutes, basically bureaucracy constitutes of large number of individuals manifesting rational action, right? Now you want to be able to study this reality. Now this is the second point. Bureaucracy is an infinite reality. A social researcher want to be able to study or comprehend this reality in totality, because we possess finite minds, finite comprehension power, and we won't be able to deal with this infinite reality. Now this is the second point. Now how should we understand and conceptualize bureaucracy then? The third point is, Weber बोलते हैं कि he social researcher should be making an ideal type of bureaucracy. ठीक है, तो उसमें the fourth point is, once he has now how will he be making an ideal type of bureaucracy, right? तो हमने ideal type अलग से जो चैप्टर जो टॉपिक पढ़ा था, you should be relating it to this topic. Now how you would be making an ideal type of bureaucracy? Essentially वो बोलते हैं कि you have to capture the essence of bureaucracy, the fragrance of bureaucracy, right? तो आप क्या एक मेंटल मैप बनाओगे, मेंटल इमेजिनेशन करोगे और आइडियल टाइप बनाने की कोशिश करोगे, वेयर इन you will be constructing the ideal type of bureaucracy by specifying the various typical features, right? Now fifth point is this ideal type is constructed by designing or taking various elements from reality, mentioning the typical or essential features of bureaucracy, right? तो उससे हमारा जो essence है, fragrance है ब्यूरोक्रेसी का, जो कोर कंसेप्चुअल नोशन है या फिर एक फ्रेगमेंट ऑफ रियलिटी हम ब्यूरोक्रेसी की कैप्चर कर लेंगे, राइट? नाउ दिस इज ओनली एन आइडियल टाइप. दिस इज टू अंडरस्टैंड ब्यूरोक्रेसी. एक्चुअल में क्या है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता. दिस वेबर ये क्लैरिफाई अपने वर्क में कर चुके हैं. दिस इज नॉट एक्चुअली हाउ द ब्यूरोक्रेसी ऑपरेट्स इन एम्पिरिकल रियलिटी. दिस इज जस्ट अ मेंटल कंसेप्शन, अ मेंटल मैप, एन आइडियल टाइप. दिस डज नॉट करस्पॉन्ड टू रियलिटी इन टोटलिटी, राइट? 100% नहीं करेगा. हमने देखा था आइडियल टाइप इज नॉट द एवरेज टाइप, इट इज नॉट द स्टैटिस्टिकल टाइप. कितना परसेंट मैच करता है रियलिटी से वो मैटर नहीं करता. वंस वी हैव डिजाइंड दिस वेरियस फीचर्स, कैप्चर्ड दिस टिपिकल और एसेंशियल फीचर्स, देन वी कुड कंपेयर वेदर दिस टिपिकल फीचर्स मैचेस विद द एक्चुअल रियलिटी और नॉट. नाउ दिस इज द यूटिलिटी ऑफ आइडियल टाइप, कि आप जब वो कंपेयर करोगे तो जो गैप है आपका आइडियल और प्योर टाइप में और इंपीरिकल रियलिटी में, वो ब्रिज हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रियलिटी इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव, अनएम्बिगुअस एंड सर्टेन मैनर. नाउ दिस इज द बेनिफिट और यूटिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन आइडियल टाइप. तो सम ऑफ द क्रिटिसिजम्स दैट विल बी स्टडिंग लेटर ऑन ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक नोशन, दैट दे आर अनफाउंडेड, बिकॉज वेबर ये ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुके हैं, राइट? दिस इज जस्ट एन आइडियल टाइप. एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. Now, how is work organized in modern societies? तो essentially हम क्या various features पढ़ेंगे. So I'll be talking about 7 different features of bureaucracy, right? See, हमने social fact में पढ़ा था, ideal type में पढ़ा था, और now हम पढ़ रहे bureaucracy में, right? हम क्या पहले ये features कैप्चर करेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स कैप्चर करेंगे, और उसके बेसिस पे क्या है, वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टिपिकल और एसेंशियल फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, देन क्या है, हम उसकी डेफिनेशन की तरह प्रोसीड कर सकते हैं. इन 7 पॉइंट्स को कंसेप्चुअलाइज करके आपको पता चलेगा व्हाट एक्चुअली इज ब्यूरोक्रेसी, राइट? कैसे ब्यूरोक्रेसी के बारे में वेबर कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं. नाउ द फर्स्ट फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, राइट? सी एसेंशियली क्या है, आपको वर्क को डिवाइड करना है, राइट? सो देयरफॉर यू हैव टू डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स टास्क. नाउ कॉम्प्लेक्स टास्क को आप कैसे क्या करोगे? एसेंशियली यू विल ब्रेक अप इनटू स्मॉल न्यूमरस मैनेजेबल टास्क. आप एक बड़ी टास्क को छोटी छोटी टास्क में डिवाइड कर दोगे, राइट? नाउ कॉम्प्लेक्स टास्क क्या हो सकती है? कॉम्प्लेक्स टास्क कुड बी एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क. तो उसमें क्या है, आप जो वर्क है
लेबर को डिवाइड करते हो, आप करते हैं, आपको देखने को मिलेगा, आप सेंट्रल सेक्रेटरीट जाएंगे कि देयर आर वेरियस मिनिस्ट्रीज, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, राइट, एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आप क्या है गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कर रहे हो, आपको वर्क डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, इन मिनिस्ट्रीज, और इन मिनिस्ट्रीज में फर्दर डिपार्टमेंट्स होंगे, फिर पूरा का पूरा क्या अनदर अलग अलग ऑफिशियल्स होंगे, राइट। सो एसेंशियली क्या है ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे होगा कि यू हैव टू डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड यू विल बी ब्रेकिंग अप इनटू न्यूमरस स्मॉल मैनेजेबल टास्क, राइट। और ये खाली गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, हमने बात किया कि ब्यूरोक्रेसी की जो है वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन ब्यूरोक्रेटिक लाइंस इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, राइट। तो इवन अगर आपकी कंपनी भी है, राइट, MNCs फॉर एग्जाम्पल, एसेंशियली दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, दे आर एसेंशियली ब्रेकिंग अप द वर्क, right, they are engaging in division of labor, they are breaking up into small manageable numerous tasks, right। Similarly यूनिवर्सिटी में भी, आर्मी में भी क्या है, सेम आपने अपने वर्क को डिवाइड करना है, ठीक। नाउ यू आर एलोकेटिंग दिस वर्क, दिस स्मॉल टास्क टू डिफरेंट ऑफिशियल्स, राइट। आप क्या है यही वर्क डिफरेंट ऑफिशियल्स को एलोकेट कर रहे हो और यही उनकी क्या है रोल्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, राइट। तो एसेंशियली कौटिल्य का एक कोट मैं आपको देता हूं। कौटिल्य बोलते हैं सिंगल व्हील डज नॉट मूव, सिंगल व्हील डज नॉट मूव, राइट। एक कार का खाली एक ही पहिया तो कार चलेगी नहीं, राइट। आपको क्या है 4 पहिए चाहिए, ऐसे, राइट। तो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, गवर्नेंस करना है, या MNC वर्क को या MNC के गोल्स को किसी कंपनी के गोल्स को अचीव करना है, या मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करना है, एसेंशियली क्या है आपको इस बड़ी टास्क को तोड़ना पड़ेगा छोटी छोटी टास्क में, एंड देन यू हैव टू एलोकेट दिस टास्क टू डिफरेंट पीपल, राइट, ठीक है। और हर एक इंडिविजुअल की क्या है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो एसेंशियली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट। तो ये बड़ी सी दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, इट कुड बी a government governance administration, an MNC, military organization, और इट कुड बी यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो आपको यूनिवर्सिटी में भी तो एडमिनिस्ट्रेशन और काफ़ी सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे, काम संभालना पड़ेगा। तो एसेंशियली क्या है आप बड़ी टास्क को छोटी छोटी टास्क में डिवाइड करोगे, राइट, ठीक है। और दीज आर पोजिशंस, राइट, दीज आर पोजिशंस, दीज आर ऑफिसेज, राइट। हर एक ऑफिस का एक काम होगा, राइट। IPS का कुछ काम होता है, IAS का कुछ काम होता है, IRS का अलग काम होता है, राइट। इंडियन रेलवे टेक्निकल ट्रैफिक सर्विस का अलग काम होगा, राइट। सो दिस वर्क इज डिवाइडेड अमंग ये डिफरेंट ऑफिस और पोजीशंस क्रिएट किए गए हैं, और हर एक ऑफिस और पोजीशन का क्या है अलग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी में ही क्या है आपको यू हैव टू प्लेस पीपल इन दीज ऑफिसेज, राइट। तो हर एक इसमें क्या है एलोकेशन टू डिफरेंट ऑफिशियल्स और रोल्स ड्यूटीज। तो आपको कोई भी बड़ी टास्क करनी है तो एसेंशियली क्या है उसमें ऑथोरिटी स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। क्योंकि आपको बड़ी टास्क करनी है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसेज आर देयर एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर ऑक्यूपाइंग दोज ऑफिसेज, सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द ग्राउंड। तो उनके बीच में आपको क्या है एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल और कमांड स्ट्रक्चर जनरेट करना पड़ेगा, राइट। उनका कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा सभी का वर्क, सो दैट ऑल ऑफ दीज विल बी मूविंग टुवर्ड्स दैट सिंगल एम, गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट बी गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलर कंपनीज, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सिटी और मिलिट्री, एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो क्या है आपका यहाँ से क्या होगा ऑथोरिटी स्ट्रक्चर जनरेट होगा और ऑथोरिटी रिलेशंस जनरेट होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो दीज आर डिफरेंट, दिस इज सीनियर, दिस इज जूनियर, सीनियर जूनियर, राइट। दीज आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ऐसी ये एक अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द PM, राइट। दिस आर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और फिर फर्दर सब डिवीजन है, फिर डिस्ट्रिक्ट तक लेवल तक आप आओगे, राइट। सो एसेंशियली क्या है आप वर्क को क्या है डिवाइड कर रहे हो इनटू डिफरेंट ऑफिसेज, और क्या है ऑथोरिटी है, राइट, ऑथोरिटी है, दिस इज द ऑथोरिटी स्ट्रक्चर। तो वर्क में आपका ऑथोरिटी स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ऑथोरिटी इज व्हाट इज ऑथोरिटी, क्या है आप कुछ कमांड दोगे और ये क्या है ओबे करेंगे नीचे वाले, राइट। सो एसेंशियली विद द हेल्प ऑफ ऑथोरिटी स्ट्रक्चर कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल इज पॉसिबल, राइट। दिस 3 C's आर पॉसिबल। सो एसेंशियली ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस क्या है दे हैव इन बिल्ट ऑथोरिटी स्ट्रक्चर्स सो एज टू मैनेज और कोऑर्डिनेट these numerous small tasks, right, so as to accomplish the overall bigger task.
नाउ असेंशियली क्या है, हिरार्की होगी इसमें. नाउ दिस इज द सेकंड फीचर, हिरार्की होगी, राइट. दिस इज द हिरार्की. तो क्या है, ताकि इस हिरार्की के अलोंग, राइट, दिस हिरार्की क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द अथॉरिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. और इस हिरार्की के अलोंग ही क्या है, चेन ऑफ कमांड्स, और इसी के चेन ऑफ कमांड और ऑर्डर ऐसे हिरार्की के अलोंग फ्लो होंगे. हर एक सीनियर अपने जूनियर को क्या है, एक्सरसाइज करेगा अथॉरिटी, राइट. सो दिस इज authority is exercised via hierarchy, right. तो ये ऑर्डर दे सकता है एंड ही हैज टू कंप्लाई टू दीज ऑर्डर्स, राइट. ठीक है. नाउ यहाँ से क्या हो रहा है, when you are putting people into these positions, different positions and allocating different work roles, duties and responsibilities, you are allocating different small tasks to different people. Essentially what are you doing, you are doing a complex and differentiated division of labor, right, because you are breaking up into small manageable tasks. Second is स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क भी हो रहा है यहाँ पे, राइट. सर्टेन पीपल आर पोजिशन इनटू सर्टेन पोजीशंस, राइट. तो वो क्या है, उसी रोल, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसी वर्क को फुलफिल करेंगे द पोजीशन इन विच दैट पर्सन इज प्लेस्ड, राइट. आईएएस अपना काम करेगा, आईपीएस अपना काम करेगा, आईआरएस अपना काम करेगा. और सिमिलरली एक एमएनसी में क्या है, मार्केटिंग वाले अलग काम करेंगे, राइट, सेल्स वाले अलग काम करेंगे, प्रोडक्शन वाले अलग काम करेंगे, राइट, एचआर वाले अलग काम करेंगे. और सेम थिंग इज वैलिड फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस. ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है, नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस वन मोर कंसेप्ट, देन आई विल ट्राई टू गिव समरी ऑफ वट एवर वी स्टडी टिल नाउ. तीसरा क्या है, दीज पीपल you are putting them into these offices. Now these people are selected on the basis of technical competence. These people are selected and recruited on the basis of their technical competence, knowledge, skills, right. So on the basis of certain recruitment process, it could be examination or it could be a simple interview in an MNC, right. So उसके लिए आपकी कुछ एलिजिबिलिटी और नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए एंड यू हैव टू शोकेस और डेमोन्स्ट्रेट द स्किल्स इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, राइट. तो इससे क्या होगा, यू आर डूइंग व्हाट, यू आर मैचिंग स्किल्स विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब, राइट. यू आर मैचिंग स्किल्स विद द जॉब, राइट. सो दिस इज स्टाफिंग. ठीक है. तो ये क्या बेस्ड है, ये किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन अचीवमेंट. It is based on your merit, ability and talent. On the basis of that you are recruited. Whether you possess the necessary skills, technical skills, whether, and these skills are required in order for you to perform your job. So whether you possess those skills or not, they are tested through the recruitment process. It could be an exam or it could be an interview. And through this matching of skills with the office that the person is occupying, right, you are ensuring right man for the right role. और हमने देखा था कि कैपिटलिज्म, राइट, कैपिटलिज्म इज असेंशियली क्या है, हमने देखा था इज वो क्या है, इट इज रैशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, राइट, जिसमें इट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन ब्यूरोक्रेटिक लाइंस, इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की थी, राइट. और हमने देखा था कि राइट मैन फॉर द राइट रोल इंश्योर करना, दिस इज वन ऑफ द कोर एस्पेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म, राइट. नाउ हो क्या रहा है, सी आप हो क्या रहा है, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसका सर्टेन एम है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, राइट. एक कॉम्प्लेक्स टास्क उसको अचीव करनी है इन उस गोल को पूरा करने के लिए, राइट. तो ये एक ऑफिस या एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता. तो एसेंशियली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिंग अ वर्क हिरार्की और वर्क स्ट्रक्चर और वर्क रिलेशंस, राइट. एंड हाउ यू आर क्रिएटिंग इट, यू आर ब्रेकिंग दिस complex tasks into small manageable tasks, right. And thereby you are creating a command and authority structure and hierarchical relations, right. This is the second point. Third, you are ensuring that right person is selected for that right position or that right office, that he will be occupying that right office, right. So you are matching skills, and this is how bureaucracy is being created, right. Fourth is the people who are manning these offices, वो बोलते हैं दे ब्यूरोक्रेसी कंस्टिट्यूट्स अ करियर, राइट. करियर कंस्टिट्यूट करती है आपका. इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर आता है, राइट. कि यू विल बी वर्किंग सच एंड सच ऑर्गेनाइजेशन फॉर सच एंड सच पीरियड, राइट. देयर इज अ करियर, राइट. आपका क्या है, जो वर्क में वर्क कंस्टिट्यूट्स अ करियर इन ब्यूरोक्रेसी, राइट. एक करियर आपका, आप क्या है, सर्टेन टाइम पे क्या है, सर्टेन पोजीशंस, राइट. यू कुड मूव अप दिस हिरार्की, you could be promoted, right.
So it constitutes a career. So here stability of job, stability of tenure and long term commitment is required in bureaucracy, right? So bureaucracy constitutes a career or it is based on promotions. तो यहाँ पे tenure and stability ये fixed होती है and it is for long term. तो आप अभी भी अगर आप फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ऐसे कि इफ़ यू गेट रिक्रूटेड, अगर आपकी 21 साल तक की क्या है, इफ यू आर एबल टू क्लियर सिविल सर्विसेज, देन you have the potential to become cabinet secretary, right? Now why is it so? Is it so because bureaucracy has fixed career. You could envisage yourself कि you'll be promoted to certain positions in certain years. This is how your career trajectory will look like. It is based on seniority and merit. Seniority और इसमें merit जैसे वेबर कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं, वेबर इज इमेजिनिंग कि since you are selecting right people for the right job and everyone is acting rationally, everyone is following rules, right, and everyone is acting in an ideal manner because he's constructing an ideal type, so everyone will be having the same kind of merit, right? तो इसलिए वो seniority की बात करते हैं, right? ठीक है. Now how these people, ये जो अलग अलग positions मैन कर रहे हैं, how these people और individuals क्या है, ये अथॉरिटी कैसे एक्सरसाइज करेंगे, राइट? दीज आर पोजीशंस एंड यहाँ पे क्या हर एक इंडिविजुअल क्या है इन पोजीशंस को मैन कर रहा है, राइट? सो ये वेबर बोलते हैं कि दिस अथॉरिटी इज एक्सरसाइज इन लीगल रैशनल मैनर. इट इज लीगल रैशनल अथॉरिटी. नाउ व्हाई इज इट लीगल? हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि इट इज लीगल इन द सेंस कि हर एक इसमें क्या है, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ऑफिस की. इंडिविजुअल इज जस्ट ऑक्यूपाइंग द ऑफिस, वो ऑफिस काम कर रहा है वहां पे, राइट? सो हेयर क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, इट इज लीगल इन द सेंस कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे बिहेव करना है, राइट? हर एक पोजीशन की क्या है, रोल्स ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स है, राइट? दैट इज द फंक्शनल रोल, राइट? लेकिन इसमें लीगल अथॉरिटी कैसे आती है? सी इट इज लीगल इन द सेंस कि ब्यूरोक्रेसी have to exercise their authority as per certain rules and regulations, right? Certain code of conduct के हिसाब से क्या है, they have to manifest और exercise this authority, right? Code of conduct होता है सिविल सर्वेंट्स का, right? कि ये चीज़ें आप नहीं करोगे, तो certain do's and don'ts के हिसाब से आपको अपनी authority exercise करनी है, right? ठीक है. रूल्स और adherence होने चाहिए, laws और constitution या code of conduct, right? Do's and don'ts. सिमिलरली प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के हिसाब से क्या है, आपको अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी है. देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स दैट यू हैव टू फॉलो. और ब्यूरोक्रेसी में क्या है, सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि प्रोसीजरल इम्प्रोप्राइटी ना हो, आप सारे प्रोसीजर्स और रूल्स फॉलो कर रहे हो, राइट? ठीक है. सो वंस यू विल फॉलो द प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस, इससे क्या होगा, राइट? दिस इज नॉन एज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, राइट? यू आर मैनिफेस्टिंग योर बिहेवियर, right? Official behavior, the task that you are performing, you are performing as per certain guidelines, as per certain standards. तो यहाँ पे standardization of work भी है, right? And why is it rational? इसको rational क्यों बोला गया है? Now this you have to consider, why is it called as rational? See, मैंने क्या बोला कि essentially यहाँ पे क्या हो रहा है कि these are, consider these as just positions, right? These are positions or offices. और हर एक पोजीशन और ऑफिस का क्या है, डिफरेंट टास्क उसको परफॉर्म करनी है, डिफरेंट रूल्स और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस उनको फुलफिल करनी है, राइट? नाउ जो इंडिविजुअल है, ही इज सिंपली ऑक्यूपाइंग वन ऑफिस, राइट? उसकी स्किल को आर मैच्ड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब एंड ही इज ऑक्यूपाइंग दैट ऑफिस, राइट? तो एसेंशियली क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या है, इंटरेक्शन क्या कर रहा है. एक्चुअल में क्या है, अगर आप आइडियल मैनर में देखोगे, इट इज द ऑफिस दैट इज परफॉर्मिंग इट्स रोल, राइट, वाया इंडिविजुअल, राइट? तो इंडिविजुअल को क्या है, ऑफिस की तरह एक्ट करना पड़ेगा, राइट? इंडिविजुअल हैज टू मैनिफेस्ट हिज बिहेवियर एज इफ दिस ऑफिस इज क्या है, दिस ऑफिस आर वर्किंग और इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिस हर एक इसको अपनी ड्यूटी और रोल करनी है परफॉर्म, हर एक ऑफिस को, राइट? ठीक है ना. ऑफिस इज समथिंग विच इज नॉट ह्यूमन. ह्यूमन्स आर जस्ट ऑक्यूपाइंग दैट पोजीशन. तो ह्यूमन जो ऑफिस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ही हैज टू एक्ट लाइक
नॉट ह्यूमन, राइट। ठीक है, सर्टेन वे में एक्ट करना पड़ेगा। सो एसेंशियली दिस ऑफिसेज आर फुलफिलिंग द ड्यूटीज एंड रोल्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ। तो आपको क्या है, ये जो इंडिविजुअल इस ऑफिस को मैन कर रहा है, इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट ऑफिसेज को मैन कर रहे हैं, हाउ डू दे हैव टू एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी? सेकंड, दे हैव टू एक्सरसाइज इट इन अ रैशनल मैनर, राइट। तो उनकी जो all these people occupying these offices, they are manifesting rational action, right? So their action is based on reason, their action is based on logic, their action is based on rules, it is not based on emotions, right? Second, it is formal. You have to organize your authority in a formal manner, not in an informal manner, right? Third, it is objective, right? तो ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स रादर देन वैल्यूज, राइट। उनका जो काम है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स रादर देन वैल्यूज, इट इज नॉट सब्जेक्टिव, राइट। कुछ भी सब्जेक्टिव होता है इंडिविजुअल सी, यहाँ पे क्या है, टास्क क्या है कि अगर कोई दूसरा बंदा भी सिलेक्ट करते हैं, तीसरा बंदा और चौथा बंदा, राइट, अगर कोई भी, अगर ये सारे के सारे स्किल्स पोजेस कर रहे हैं, तो कोई भी इस बंदा इस पोजीशन में आएगा, इस ऑफिस में आएगा, तो ये माना जाता है कि एवरीवन विल बी बिहेविंग इन द सेम मैनर, राइट। एवरीवन विल बी बिहेविंग इन द सेम मैनर बिकॉज दे डोंट हैव टू एक्ट लाइक ह्यूमंस, राइट, बिकॉज देयर वर्क शुड बी बेस्ड ऑन रीजन एंड नॉट इमोशन, राइट। देयर वर्क शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट वैल्यूज, राइट। तो दे शुड ऑल बी, तो ये क्या ऑब्जेक्टिव होगा, आप किसी को भी बिठा दो, एवरीवन विल बी डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क बिकॉज दे पोजेस द सेम काइंड ऑफ स्किल्स, और ये क्या है, इसके लिए जो भी है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको फुलफिल करेंगे, राइट। तो सब्जेक्टिविटी नहीं होगी, राइट। फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हाउ दे आर एक्सरसाइजिंग द अथॉरिटी, इट विल नॉट वेरी, राइट। अगर वो वेरी करता है, इसका मतलब है कि जो वो इंडिविजुअल क्या है, अपनी वैल्यूज के बेसिस पे काम कर रहा है, समथिंग ही कंसिडर्स वैल्यूएबल, उसके बेसिस पे क्या है, आपको वो काम कर रहा है, राइट। तो वहाँ से क्या आएगा कि हर एक इंडिविजुअल क्या अलग अलग तरीके से काम करेगा, सब्जेक्टिविटी आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, वो नहीं चाहिए, राइट। तो क्यों, उससे क्या बायस भी आएंगे, हर एक का अपना अलग बायस है, प्रेजुडिसेस है, प्रेफरेंसेस है, राइट। तो लेकिन आपको वर्क ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहा है कि आप किसी को भी यहाँ पे बिठा दो, एवरीवन इज गोइंग टू वर्क इन अ ऑब्जेक्टिव मैनर, राइट। So it is based on facts rather than values, subjectivity, preferences और bias, right? आप ये नहीं यूज कर सकते prejudices, ठीक है। It is faceless. मैंने आपको बोला था कि essentially क्या है, आप ये मत सोचो कि ये इंडिविजुअल काम कर रहा है, आप ये सोचो कि ये ऑफिस का काम चल रहा है, यार ये ऑफिस काम कर रहा है, राइट। सो दीज ऑफिसेज आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, नॉट द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल कोई है ही नहीं, इंडिविजुअल ऑफिस ऑक्यूपाई करके वो ऑफिशियल आइडेंटिटी ले लेता है, उसकी खुद की इंडिविजुअलिस्टिक आइडेंटिटी नहीं रहती। सो दीज ऑफिसेज आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, राइट। सो ये क्या, देज आर, ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे कौन बंदा बैठा, कोई भी बैठ जाएगा, एवरीवन विल बी मैनिफेस्टिंग सेम काइंड ऑफ एक्शन। और यहाँ पे कौन है, वो भी मैनिफेस्ट, वो भी कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, दीज आर फेसलेस, आप किसी को भी बिठा दो, राइट, फेस ढक दो, कोई भी बैठ जाएगा। एसेंशियली इज दे हैव टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस एज पर सर्टेन रूल्स इन अ लॉजिकल रैशनल मैनर विदाउट एनी इमोशंस, वैल्यूज और प्रेफरेंसेस, प्रेजुडिसेस और बायस, राइट। सो हूएवर सिट्स इन दैट पोजीशन क्या है, इट डजंट मैटर। और जो कंप्लाई कर रहा है वो भी मैटर नहीं करता है, राइट। कोई उसका जूनियर है, कौन है, वो भी मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे कौन है, राइट। सो दीज आर फेसलेस। और कोई बाहर वाला भी इनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो ये भी क्या है, फेसलेस है। मतलब वो ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, राइट। नाउ इफ योर मदर इज हेयर, राइट, आप पब्लिक डोमेन में है योर मदर एंड शी कम्स हेयर टू गेट सम सर्विसेज दैट ब्यूरोक्रेसी इज प्रोवाइडिंग। सो एसेंशियली दिस इज अ फेसलेस ऑफिस, राइट, बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ objective manner, not a subjective manner. You are working on the basis of facts rather than values, on the basis of reason rather than emotions, right? So this is faceless. यहाँ पे आप बैठे हो या और कोई बैठा हो, whether he or she is not related to her mom or his mom, right? तो कोई मैटर नहीं करेगा, कोई भी बैठ करेगा, लेकिन उसको काम सेम परफॉर्म करेगा, राइट। सो दिस इज असेंस, इसमें क्या है, सब्जेक्टिविटी चली जाएगी, नेपोटिज्म चला जाएगा, राइट। फेवरेटिज्म नहीं होगा इसमें, राइट। एवरीवन विल बी डूइंग द सेम काइंड ऑफ जॉब। तो यहां से क्या है, न्यूट्रल और इम्पार्शियल हो गए और आप इम्पर्सनल हो गए,
इम्पर्सनल रिलेशंस क्या है, इनके आपस में भी क्या है, दीज रिलेशंस क्या है, नॉट बेस्ड ऑन इमोशंस, वैल्यूज, यहाँ पे कोई भी हो, इट इज द ऑफिसेज आर इंटरेक्टिंग एंड नॉट द इंडिविजुअल्स दैट आर इंटरेक्टिंग, एंड यू आर जस्ट performing the roles of that office, fulfilling the roles of that office in an absolute rational objective manner, as if even क्या कोई भी इंडिविजुअल बिठा दोगे, इवन क्या इंडिविजुअल को रोबोट से भी आप रिप्लेस कर दोगे, तो थिंक एज इफ द रोबोट्स आर वर्किंग दीज ऑफिसेज एंड दे आर जस्ट फुलफिलिंग द रोल्स ऑफ ऑफिसेज. अगर आप एक रोबोट को दूसरे रोबोट से भी रिप्लेस करते हो, ही दैट रोबोट हैज टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर लीगल रैशनल डोमेन, ही हैज टू फॉलो दैट रूल्स, राइट. तो सेम मैनर द दिस ब्यूरोक्रेसी इज वर्किंग. तो इससे क्या होगा, राइट. सी सभी क्या है, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, राइट. तो एवरीवन इज मैनिफेस्टिंग सेम काइंड ऑफ बिहेवियर एंड एवरीवन इज रैशनल, फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव, फेसलेस, न्यूट्रल. तो यहां से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी, राइट. ठीक है. तो यूनिफॉर्मिटी होगी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क होगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होगा. जब आप रैशनल, फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल और इंपार्शियल मैनर में काम करोगे, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन विल बी वेरी वेरी एफिशिएंट. और वेबर बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज द मोस्ट, now you could write this down, that according to Weber, bureaucracy is the most efficient form of organization of work, right. It is the most superior form of organization of the work, right. It is most technical and most efficient in nature, right. See, तो मैंने क्या बोला कि ये जो अथॉरिटी है, सी ये जो अथॉरिटी है, इट रिजाइड्स इन ऑफिस और पोजीशन एंड नॉट द इंडिविजुअल. मैंने बोला ये जो अथॉरिटी है इस ऑफिस और पोजीशन में, इस इंडिविजुअल में नहीं है, right. So this authority is exercised to fulfill the duties, roles and responsibilities or obligations of that particular office or the task that is allocated to that particular office, right. तो कोई भी, या तो ये जो आपका जूनियर भी आपकी अथॉरिटी को कंप्लाई कर रहा है, एसेंशियली क्या हो रहा है कि ये ऑफिस इस ऑफिस की अथॉरिटी कंप्लाई कर रहा है, ना कि ये इंडिविजुअल इस इंडिविजुअल की अथॉरिटी कंप्लाई कर रहा है, राइट. सो हियर ओबेज अथॉरिटी और कंप्लायंस क्या, इट इज टू ऑफिस एंड नॉट इंडिविजुअल, राइट. तो सी यू आर इंडिविजुअल, लेट अस से XYZ. तो आप चाह क्या रहे हो यूपीएससी के थ्रू, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू आप चाह क्या रहे हो कि आप ये वाले ऑफिस को ऑक्यूपाई कर लो, राइट. क्योंकि वहां से आपके पास पावर और अथॉरिटी आएगी. तो ये क्या है, IAS आपके नाम के आगे क्यों लगाना चाहते हो आप, राइट. बिकॉज दिस इज डेजिग्नेशन, द पावर बिलोंग्स टू द दिस post or office or authority, it does not belong to the individual, right. And I'll be giving a very simple example. Once see, ऑफिस में एंटर करने से पहले आपके पास कोई पावर नहीं है, और ऑफिस को आप एग्जिट भी कर दोगे तब भी क्या, पोस्ट रिटायरमेंट क्या है, आपके पास कोई पावर नहीं होगी. यू माइट हैव बी हैविंग सर्टेन कॉन्टेक्ट्स, बट आपकी जो ऑफिशियल पावर है वो चली जाएगी, राइट. पोस्ट रिटायरमेंट. सो इट इज, तो हम क्या बोलते हैं, वी डू नॉट फियर an individual who is working, we fear an individual who is, we do not fear an individual who is working in police. We fear that authority, that position, that official authority of police, right. We fear the constable, we do not fear the Mr. XYZ, we fear the SP, we do not fear the Mr. ABC, right. तो compliance is to office and not the individual. और plus ये जो आप अथॉरिटी को कर रहे हो, तो दिस अथॉरिटी कुड बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस ओनली, राइट. बिकॉज दिस इज ओनली फॉर, this authority is possessed by office, it is not possessed by individual, so it could only be used for performing the official work. You cannot use it in your own private work or own private interest, right. So essentially you are separating your official duties from प्राइवेट ड्यूटीज, राइट. तो आप ऑफिस की जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या है, ऑफिशियल यूज के लिए यूज करोगे, आप पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, राइट. अगर आपको गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, तो एसेंशियली दैट car that is being provided to you, it is to ensure the mobility, because the district is very large and you have to meet a large number of people, so that car is being provided you to ensure that mobility, right. So it is provided to you so that you can carry out your own work, right. So you can fulfill the duties, responsibilities and obligations that are required for the office, right. So हम देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, स्पेशलाइजेशन है, रिक्रूटमेंट हो रही है टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे. नाउ व्हाट इज टेक्निकल नॉलेज, यहाँ पे मैंने बोला टेक्निकल नॉलेज कुछ भी हो सकती है, राइट. इफ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की रिक्रूटमेंट हो रही है, सिविल इंजीनियर्स आर ऑक्यूपाइंग दैट पर्टिकुलर
organization essentially that possess their technical skills. Now अगर आप IAS एग्जाम दे रहे हो, don't you possess technical skills? You are specialist even if you are working in the administrative bureaucracy, right? As per Weber, you are specialist, you are not generalist. Why is Weber saying so? See, रिक्वायरमेंट क्या आपको जॉब फुलफिल करनी है एज एन IAS, राइट? तो डोमेन क्या होगी, रिक्वायरमेंट क्या होगी? यू नो अबाउट पीपल, यू नो अबाउट सोसाइटी, राइट? यू नो अबाउट देयर कल्चर, राइट? यू नो अबाउट द लॉज, right? Legal laws, constitution, you know about how the economy functions in that particular district, so you should be aware of the particular economic concepts. You should be aware of disaster, how to manage the disasters. You should be aware of disaster management. Now this is the core syllabus. Now through this core syllabus and this recruitment process, they are checking your skills, right? So you possess certain specific skills because you acquired these skills during your preparation, and these skills are further refined during the training. So these skills are there in order for you to get the job done, right? So you possess that technical knowledge, right? So you are a specialist even if you are in a bureaucracy, in an administrative bureaucracy, right? तो ब्यूरोक्रेसी में सिविल इंजीनियर्स भी रिक्रूट होते हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन. मिलिट्री में भी वो क्या दैट दे आर ऑल्सो स्पेशलिस्ट, उनका भी क्या पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है. दे पोजेस द स्किल्स दैट रिक्वायर्ड टू इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर जॉब. मिलिट्री में भी कमांड स्ट्रक्चर होता है, राइट? ठीक है. और ये आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन, तो एमएनसी जब रिक्रूट करते हैं कोडर को, देर वो क्या उस पर्टिकुलर स्किल्स के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? सो दीज स्किल्स आर मैच टू द डिफरेंट पोजिशंस. तो बोलते हैं कि दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क. अगर आप इसको आइडियली देखोगे, दीज आर ऑल रियली गुड फीचर्स. इवन रूल एडहेरेंस, रूल्स आर जनरेटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर, राइट? इससे क्या हो रहा है, जब लीगल रैशनल अथॉरिटी यूनिफॉर्मिटी आ रही है, देन इंश्योरिंग प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ the people who are manning this post. Everyone is objective, everyone is behaving in the same manner, everyone is following the rules, right? Rules are there to ensure procedural proprieties, right? See, rules are not bad in themselves. Rules are there to facilitate your job. They are means to do your job, right? So these the rules are the means, right? And these are the characteristics that you have. Rational, formal, objective, you are manifesting rational action, right? So through these means and through acting in this manner, you are manifesting a rational action, and that rational action is uska goal oriented. A goal is to perform the office duties and obligations or roles, right? So that is means and orientation, right? Now according to Weber, this is the most efficient and superior organization of work, right? Or yes, specifically he is talking this in relation to the other organization of work, other exercises of authority or authority structures that we took a look into when we were studying charismatic authority. वहाँ पे efficient organization of work नहीं था, and even in traditional authority, patrimonialism, feudalism, वहाँ पे भी efficient organization of work नहीं था. So the most efficient organization of work is there in bureaucracy, and वो बोलते हैं, right? See, now I want you to write down something, right? See, I want you to write down a definition of bureaucracy, right? So what is bureaucracy? हमने पढ़ लिया. See, bureaucracy as per Weber is an organization of paid full-time officials, right? These are paid full-time officials who are logically arranged in a hierarchical manner, hierarchical top-down manner, following chain of command and exercising legal rational authority and working as per rules and regulations, right? So this is the typical definition of bureaucracy, right? Another point is Weber says that bureaucracy is the most superior and efficient organization of work, right? और वो now this is the quote which you could write. Weber बोलते हैं the choice is only between bureaucracy and dilettantism, right? Dilettantism. What is dilettantism? See, Weber क्या है? Dilettant क्या होता है? Someone who possess superficial knowledge, right? Superficial knowledge. उसके पास वो skills नहीं है, in-depth skills नहीं है. Who has just superficial knowledge, that is known as dilettant, right? और bureaucracy has specialist skills, in-depth skills, right? वो सारी skills क्या training और इन सारी process के through होन भी होती हैं, and they are working in a very ideal kind of manner, right? So choice is only between bureaucracy, because bureaucracy is the most efficient organization of work, or dilettantism if you go for other organizations of work, or if you try to organize work in
other ways possible, right? So dilettantism is something who is working in a superficial manner, who possess superficial knowledge. एन एग्जाम्पल क्या है, मोस्टली डायलेटेंट किस लिए यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल वेबर यूज करते हैं पॉलिटिशियन के लिए. वो बोलते हैं पॉलिटिशियन क्या है, उनके पास सुपरफिशियल नॉलेज है, इन डेप्थ स्किल्स और टेक्निकल नॉलेज नहीं है, राइट? सो दे आर डायलेटेंट, दे आर जस्ट लेमन. सेकेंड इज क्या, आर्ट में भी यूज होता है डायलेटेंट का, राइट? फॉर एग्जाम्पल सब पर्सन हु एक्ट्स लाइक एज इफ ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन आर्ट, राइट? पर उसको उसकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है आर्ट की, म्यूजिक की, राइट? उनको खाली सुपरफिशियल नॉलेज है, राइट? सो ही इज अ डायलेटेंट, राइट? सो मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन आपको करना है, देन देयर इज नो चॉइस, द चॉइस इज ओनली बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड डायलेटेंटिज्म, राइट? सी वी डिस्कस्ड हाउ वेबर कंसिडर्ड ब्यूरोक्रेसी as the most efficient or most superior form of organization of work, right? And he said that the choice is only between bureaucracy, that is professionalism, that is rationalism, that is efficiency, or dilettantism, that is superficiality, right? And he says bureaucracy is like a well-oiled machine performing its job, performing its work with the utmost efficiency and with the most precision possible, right? So according to him, it is the most superior organization of work, and that is why in the modern societies, right, the progress or human advancement has reached to such a significant level only due to bureaucracy, right? तो बोलते हैं, लेकिन उनकी कुछ एप्रीहेंशन है. सी वेबर क्या क्रिटिक देते हैं खुद ही ब्यूरोक्रेसी का, क्योंकि उनकी काफ़ी एप्रीहेंशंस है और कुछ कंसर्न्स है रिलेटेड टू ब्यूरोक्रेसी. और वो एप्रीहेंशंस और कंसर्न्स क्या है, राइट? वो बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इतनी एफिशिएंट हो जाती है, इतनी टेक्नोक्रेटिक. व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोक्रेटिक? टेक्निकल नॉलेज, राइट? हमने देखा था, इट डज नॉट, ही डज नॉट व्यू टेक्निकल नॉलेज per se, how you conceptualizes technical knowledge. Technical knowledge means the specific set of skills required in order to perform that job, right? So even if you are in administration, you are performing a technical job because you need to have that set of skills, knowledge, right? Professional skills, formal skills are required, right? So it is the most technocratic, efficient, एंड ब्यूरोक्रेसी इज नॉन इमोटिव, राइट? तो यहाँ से उनकी कंसर्न्स क्या वो आती हैं, राइट? तो वो बोलते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमंस जो क्रिएट होते हैं, राइट, जो वर्कर्स क्रिएट होते हैं इस माहौल में, बोलते हैं, वो उनको टर्म देते हैं, दीज आर स्पेशलिस्ट, राइट, परफॉर्मिंग टेक्नोक्रेटिक, हैविंग टेक्नोक्रेटिक नॉलेज, हु आर एफिशिएंट, नॉन इमोटिव. बट ही सेज दीज आर स्पेशलिस्ट विदाउट स्पिरिट. दे आर स्पेशलिस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या है, इनकी कोई सोल और इमोशंस नहीं है, राइट? वो कह रहा है, अकॉर्डिंग टू वेबर, दीज वर्कर्स और ब्यूरोक्रेट्स, दे आर वर्किंग लाइक मशीन्स in an absolutely rational, in an absolutely efficient, in an absolutely technocratic and non-emotive manner, performing as per the certain criteria, rules and regulations, manifesting legal authority, working in a rational manner, in a faceless, impartial, neutral, absolutely efficient, objective manner, with proper reasoning and logic and no emotions, right? Being objective based on facts and no values and right and no preferences and biases, right? तो बोलते हैं इसकी वजह से क्या है, due to this extreme rationalism, due to this extreme focus on technocratic efficiency, these specialists, they are losing their human values, right? Their inner human child, right? So they are losing touch with humanity, because humanity is basically based on the subjectiveness, right? That beauty, the emotions, the values, right? तो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, ब्यूरोक्रेसी की वजह से डिह्यूमनाइजेशन हो रहा है, राइट? Right? People are working in these organizations like machines, focusing on their jobs, focusing on their efficiency and performing their occupational roles with in a rule-bound hierarchical manner, right? With utmost efficiency and that vision to perform that job, right? तो यहाँ से क्या है, नॉन इमोटिव मैनर में, वो रैशनल मैनर में एक्शन डील करते हैं. इमोशंस नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, सब्जेक्टिविटी नहीं है. तो ये क्या है, इमोशंस, वैल्यूज़, सब्जेक्टिविटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनोवेटिवनेस, दीज आर एसेंशियली ह्यूमन फीचर्स, राइट?
So if you are losing them, essentially you are losing your soul, you are losing your spirit, right? And that is why he says this bureaucracy, bureaucratic organization of work in capitalist societies leads to work becomes so rational that enjoyment cannot be felt. एंजॉयमेंट फेल नहीं होती, राइट? तो जैसे मार्क्स बात करते हैं कि यू हैव बिकम सो लॉजिकल, यू हैव बिकम सो रैशनल, इमोशंस है ही नहीं, राइट? तो आप में क्या है, इतनी लॉजिक और रैशनलिज्म यूज करोगे तो इससे क्या होगा, क्या है, इट लीड्स टू डिसइंचेंटमेंट. वेबर बोलते हैं इससे डिसइंचेंटमेंट आता है वर्कर्स में, राइट? और इसको अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था यहाँ पे वेबर ये क्या है, मार्क्स कहीं ना कहीं यहाँ आप मार्क्स से रिलेट कर सकते हो. मार्क्स का मैंने आपने बताया था कि एलियनेशन क्या है, इट इज ये द डिसोसिएशन फ्रॉम कोर ह्यूमन नेचर. आप ह्यूमन नेचर से जब व्हेन यू डिलिंक्ड, यू गेट एलियनेटेड, राइट? यू गेट सेपरेटेड फ्रॉम दिस कोर ह्यूमन नेचर, दैट लीड्स टू एलियनेशन. एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क मार्क्स सेट इन कैपिटलिज्म लीडिंग टू एलियनेशन. द सिमिलर थिंग इज द वेबर इज ऑल्सो सेइंग द सिमिलर थिंग, राइट? दिस रैशनलिज्म एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, rationalization, bureaucratization, जो essentially it started with bureaucratic organization of work, it started in the sphere of work. वो क्या है, it is spilling over into the entire society. Entire society क्या है, वो it is getting more and more rational, right? It is getting more and more non-emotive, right? So we are more and more behaving like a self-interested individuals who are not concerned about others, right? We are just manifesting actions in a means and orientation. On the cost benefit analysis, we are forging relationship, we are forging friendships, right? So essentially even in the relationships वो बोल रहे हैं कि ये जो है रैशनल एक्शन ये स्पिल कर रहा है रिलेशनशिप्स में भी, और क्या है वहाँ पे भी नॉन इमोशंस आ गए हैं. तो जो इंटीमेसी होती थी रिलेशनशिप्स में, राइट, वी आर लूजिंग आउट ऑन दैट रिलेशनशिप्स, दैट इंटीमेसी, राइट? और आप देखोगे इवन रिलेशनशिप्स इन द मॉडर्न टाइम्स, पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं इवन द रिलेशनशिप्स दे आर मोर बिकमिंग मोर एंड मोर वर्चुअल, बिकॉज इन द ऑफिस टाइम what you are doing, you are working in an office space in an absolute rational objective manner. All of the people are working are faceless, right? They are having just formal relationships. There is no informality in the organization, right? So and most of the time you are spending the work themselves in the work itself, right? And when you go to home or with friends, that is also there. Your mind is shaped to such an extent they're working you are behaving in a rational objective manner, in a non-emotive manner. So even relationships क्या है वहाँ पे भी क्या है, they are becoming more and more based on reasons rather than emotions, right? तो even relationships के लिए भी टाइम नहीं मिलता, and most of the relationships nowadays are virtual, right? मेटावर्स की बात करते हैं हम, फेसबुक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, राइट? मोस्ट ऑफ द योर फ्रेंड्स आर ऑन फेसबुक, राइट? how many friends do you meet, right? Regularly you converse with them, or even at the time of आप घर पे भी रहते हो तो most of the time you are sitting with the mobile. How much time do you devote to connect with your family, right? So we are getting this extreme rationalization. क्या है वो बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है कि सोसाइटी में और वर्क में इतनी एक्सट्रीम रैशनलाइजेशन की वजह से, इस ब्यूरोक्रेटिक रैशनलाइजेशन की वजह से वी आर ट्रैप्ड. यहाँ से हमें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, राइट? इट इज लाइक अ स्टील केज और आयरन केज, राइट? सो दिस टर्मिनोलॉजी वाज यूज्ड बाय टैलकट पार्सन्स. टैलकट पार्सन्स ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था वेबर का वर्क. तो ये टर्मिनोलॉजी क्या है, टैलकट पार्सन्स ने यूज की, आयरन केज, राइट? बिकॉज योर मेन फोकस इज ऑन एफिशिएंसी, यू आर कैलकुलेटिंग एवरीथिंग रैशनली एंड लॉजिकली ऑन द बेस्ड ऑफ रीजन, एंड यू आर obsessed with control. Because bureaucracy is all about control, predictability and certainty, working as per fixed rules and regulation, as per standard procedures, right? तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है इसकी वजह से, यू आर ट्रैप्ड इन एन आयरन केज, देयर इज नो वे आउट, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखोगे कि जब मैंने आपको बताया भी था कि जो कैपिटलिज्म है उसका रीइफिकेशन हो जाता है, राइट? एसेंशियली ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स से, राइट? लेकिन वो खुद की ही सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल रियलिटी डेवलप कर लेता है और उसका रीइफिकेशन हो जाता है कैपिटलिज्म का, राइट?
तो असेंशियली क्या है, आप प्रोटेस्टेंट होने चाहिए थे, अगर कैपिटलिज्म का ओरिजिन हुआ तो प्रोटेस्टेंट वैल्यूज की वजह से हुआ, लेकिन अभी क्या है, प्रोटेस्टेंट ने खुद की आइडेंटिटी एक्वायर कर ली है, राइट, खुद की इथोस विच और असेंशियली अगर अंडरलाइंग मैनर में देखो दिस आर बेस्ड ऑन प्रोटेस्टेंट इथोस, लेकिन खुद की क्या है एक पहचान कर ली है। अगर आपको सर्वाइव करना है इस टेक्नोक्रेटिक लीगल रैशनल कैपिटलिज्म में विच इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसका खुद का रीइफिकेशन हो गया, सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल रियलिटी हो गई है, तो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू कांट हेल्प बट लिव विद इन दिस सोसाइटी, यू कांट हेल्प बट वर्किंग एज पर द ब्यूरोक्रेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। सो देयर इज नो वे आउट, यू आर ट्रैप्ड इन एन आयरन केज। और ये बोलते भी हैं, वेबर का कोट है, द प्यूरिटन इज एसेंशियली अ प्रोटेस्टेंट, राइट, इट इज सेक्ट ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। द प्यूरिटन वांटेड टू वर्क इन अ कॉलिंग, राइट, दैट स्पेशल पर्पस, प्रोटेस्टेंटिज्म ने बात किया था, बट नाउ we are forced to do so, we have to work like this in this system, right, being like robots, being like machines, right, working with logic and rationale, with no humanity, soul, values, right, subjectivity, creativity, innovativeness and imagination, all these are missing, right। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि इट हैज बिकम अ वेल ऑयल्ड मशीन, ब्यूरोक्रेसी हैज बिकम अ वेल ऑयल्ड मशीन, और वो खुद ही उसका रीफिकेशन हो गया, और इतनी तेज मैनर में वो उसने एक अपना ही एक फोर्स एक्वायर कर लिया है, और वो एडवांस कर रही है, और इस एडवांस को इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ आयरन केज। It cannot be stopped. Even if you wish, you cannot stop it, because you know this is the most efficient form of organization of work. There is no other alternative. You are trapped, right? Bureaucrats क्या बोलते हैं? See, second criticism बोलते हैं कि bureaucrats क्या है? They lack a bigger picture, right? Because essentially what bureaucrats focus on is the responsibility that is allocated to them, the role that they have to perform. They focus on that, but overall the bigger picture क्या है? Multiple roles and responsibilities, all they are connected, and overall there is a bigger picture of broad vision or broad goal और aim है bureaucracy का, right? तो but they are just concerned about their role, right, and performing it with utmost efficiency, utmost technocracy, and with utmost rationality, and following the legal rules and customs, right? तो they lack a bigger picture, right? तो वो बोलते हैं कि उनका नैरो और टनल मेंटेलिटी है, खाली अपने वर्क को ही देख पाते हैं। दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होता है इसकी वजह से, और दी आर लाइक, राइट, जैसे बड़ी मशीन है उसके मल्टीपल बोल्ट्स होते हैं, मल्टीपल नट्स होते हैं, सो दे आर जस्ट वन ऑफ द नट्स और वन ऑफ द बोल्ट्स ऑफ दिस बिगर मशीन। The bigger machine of bureaucracy, the well-oiled machine of bureaucracy, they are just one of the bolts or nuts performing this specialized role that is given to them, this small task that is given to them, right? Right. So they are cogs in a big machine of bureaucracy. They are unable to relate as to how their job is related with the broader vision, aim, goal, and objective of the organization, right? So they lack the bigger picture. They have narrow tunnel mentality. इसके साथ साथ वो बोलते हैं कि स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क क्या है, इज एसेंशियली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर परफॉर्मिंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, इट इज रूटीन एंड यू आर परफॉर्मिंग द सेम टास्क अगेन एंड अगेन, रूटीन एंड रिपीटेटिवली, राइट, इन द सेम मैनर, राइट। सो इससे एफिशिएंसी तो आएगी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि यू आर वर्किंग एज पर फिक्स्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स, right, you are performing certain job, performing certain obligation, you are working as per certain fixed rules and procedures, so you are bounded and limited, you are rigid, because you अब वो बोलते हैं कि these bureaucrats they lack innovativeness and creativity, they lack imagination, they lack spontaneity, because they have to, because it is the very way in which this job is designed. You have to perform a certain role again and again with utmost efficiency, following the rules and regulations that are there, and in a rational objective manner, right? So you are limited by these rules and regulations, this rationality and objectivity, so you are working within the box, right? You are not working out of the box. इसके बाहर क्या आप क्रिएटिव नहीं बन सकते हैं, because in order to be creative you have to be unbounded, right? In order to be innovative you have to think out of the box, you have to be unbounded, you should not just be focused on this narrow tunnel mentality, this particular rules that you have to follow, or the particular way in which you have to carry out your work, right? अगर आप में इनफॉर्मेलिटी नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो आप क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं सकते, क्रिएटिविटी आएगी नहीं, राइट। सो दे आर बेसिकली ट्रेन्ड टू फॉलो ऑर्डर्स एंड एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। सो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी इज अबाउट कंट्रोल, it is about certainty, it is about predictability, they have obsession with these things, right?
एंड इन केसेस वेबर बोलते हैं ना, दिस इज द क्रिटिसिज्म, वेबर बोलते हैं इन द केसेस ऑफ क्राइसिस और इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, बिकॉज क्या है ब्यूरोक्रेसी क्या है, सुटेबल खाली ऑर्डिनरी सिचुएशंस में जहाँ पहले से रूल्स ये फॉलो करने हैं, ये टास्क परफॉर्म करनी है, ऐसे एक्ट करना है रैशनल ऑब्जेक्टिव मैनर में, राइट, और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है, राइट, इस यूनिफॉर्म मैनर में एक्ट करना है. लेकिन इन these are all ordinary situations. Now how will be they won't be able to provide solutions or leadership during the crisis situations or extraordinary situations. So this is another critique of bureaucracy. Now third and final critique of bureaucracy by Weber is, Weber बोलते हैं कि bureaucracy it could be swayed by capitalist interest, right? तो यहाँ पे थोड़ा सा Weber का भी ambivalence देखने को मिलता है. Now on the अगर आप उसको बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी को आइडियल टाइप लेके चलते हो, राइट, तो उसका वन साइडेड एक्सेंचुएशन होना चाहिए. तो ब्यूरोक्रेसी क्या है, अगर फेसलेस है, रैशनल है, ऑब्जेक्टिव है, अगर फेसलेस है, इम्पार्शियल है, न्यूट्रल है, तो इट शुड नॉट बी स्वेड बाय कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट, राइट. तो यहाँ पे थोड़ा एम्बिवैलेंस देखने को मिलता है वेबर का, बिकॉज एक्चुअल जो क्रिटिक है ब्यूरोक्रेसी का उसके हिसाब से नहीं देख रहे हम, तो आइडियल टाइप के हिसाब से जो उन्होंने थ्योरी दी है उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करें, राइट. तो यहां पे क्या है, वेबर बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी कुड बी स्वेड बाय कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट, राइट. तो ब्यूरोक्रेसी क्या है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी की यहां पे वो बात कर रहे हैं, राइट. ही इज टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी, द टिपिकल IAS IPS एंड ऑल दीज ऑफिसर्स, राइट, जो टिपिकली गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है उनकी बात कर रहे हैं. वो बोलते हैं दे कुड बी स्वेड बाय कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट, दे कुड वर्क इन फेवर ऑफ ऑगमेंटिंग द कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट, राइट. तो वो क्या है, वो कैसे कर सकते हैं, दे कुड डिजाइन सर्टेन पॉलिसीज, राइट. क्या कुछ ऐसे रेगुलेशंस वो डेवलप कर सकते हैं, राइट. नाउ यू विल से कि पॉलिसीज आर एसेंशियली डिजाइंड बाय द पॉलिटिशियन, राइट. पर पॉलिटिशियन इज ए लेमैन, पॉलिटिशियन इज ए डायलेटेंट, ही लैक्स द टेक्नोक्रेटिक स्किल्स, राइट. तो उस जो पॉलिसी है उसमें भी देयर आर थाउजेंड ऑफ रूल्स, सब लॉज, क्लॉजेज, वेरियस गाइडलाइंस आर देयर, राइट. एंड देयर कुड बी सर्टेन स्मॉल गाइडलाइन, उनकी इतनी पता है उनको नॉलेज की अगर इस गाइडलाइन को ट्विक करेंगे तो ये जो डायरेक्ट है पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाएगी, राइट. सो दे फेवर देम थ्रू पॉलिसीज या फिर रेगुलेशन. अगर आपको एक सर्टेन बिजनेस पे क्या है उसकी वर्किंग कंडीशन से इंस्पेक्ट करनी है तो आपको रेगुलेट कर रहे हो उसको, राइट. नाउ यू कुड रिलैक्सिंग योर रेगुलेशंस, आप उतनी अच्छी तरीके से उसको रेगुलेट नहीं करोगे. तो एसेंशियली क्या है, यहाँ पे हमें कोलूजन, नेक्सस और क्विड प्रो को देखने को मिलता है, जहाँ पे ये क्या है, ब्यूरोक्रेसी कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट सेटिस्फाई करते हैं और इन टर्न कैपिटलिस्ट के ब्यूरोक्रेसी के इंटरेस्ट क्या है, एक दूसरे के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं. नाउ वेबर को इसका सोल्यूशन देते हैं, वो बोलते हैं इसको चेक करने के लिए क्या है, ब्यूरोक्रेसी. वेबर हैज अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिशियंस, राइट. वो पॉलिटिशियंस ही जो कर सकते हैं कुछ कर सकते हैं, राइट. और मैंने इनिशियली डिस्कस भी किया था फर्स्ट लेक्चर में, इफ यू रिमेंबर, कि वेबर did not believe in the capability of bureaucrats, he did not believe in the capability of the common people or the masses, he believed in the capability of politicians. Only politicians could give a certain direction to society, politicians could guide the society, right. तो बोलते हैं कि दिस ब्यूरोक्रेसी की जो अकाउंटेबिलिटी है ये होनी चाहिए पार्लियामेंट और पॉलिटिशियंस से, राइट. लेकिन वो बोलते हैं इस पे भी वो कंसर्न जाहिर करते हैं कि ये भी इतना इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होगा. वो क्यों बोलते हैं सर, वो बोलते हैं कि पॉलिटिशियन इज जस्ट अ लेमैन, जिसको ब्यूरोक्रेसी की जो इंटरनल वर्किंग है, राइट, जो कॉम्प्लेक्सिटी है ब्यूरोक्रेसी की, जो मल्टीपल जो ब्यूरोक्रेसी क्या है, इट इज लाइक मिस्टिफिकेशन. वो कैसे काम करती है, आपकी फाइल एक बार चली गई, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस घूमती रहेगी, 1000 रूल्स वो कोट कर देंगे, राइट. आपको पता ही नहीं चलेगा आपका काम कितने 2 महीने में होगा, 2 साल में होगा या 20 साल में होने वाला, राइट. ब्यूरोक्रेसी इतनी कॉम्प्लेक्स है, मिस्टिफाइड है, और उनको पता ही कि कौन कौन से रूल्स हैं और किन को ट्वीक किया जाना चाहिए, राइट. क्या क्या क्लोजेस हम अगर इसमें एंटर कर दें इस पॉलिसी में या लॉ में तो उससे किसका फायदा होगा और कब होगा, राइट. ठीक है. तो पॉलिटिशियन इज ए लेमैन हु लैक्स द टेक्निकल नॉलेज कंट्रोल्ड बाय ब्यूरोक्रेसी. ही हैज लिटिल अवेयरनेस of the inner working and procedures of bureaucracy. No one does, right? Bureaucracy is mystical in nature, mystified in nature, it is more secret in nature, और वो इतनी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर देती है और रूल्स इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा रूल लगेगा वो ना तो पॉलिटिशियन को पता है, और किस रूल को थोड़ा सा ट्वीक और बैंड करने से किसकी मदद होगी वो भी नहीं पता, राइट. सो दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट
and they want to form a policy, right? For example, any XYZ policy. Now these policies are huge documents. They have various guidelines, various clauses, sub clauses. There are multiple things that have to be taken into consideration. Now these policies are designed by bureaucrats, and the politician is completely relying on the bureaucrats in order to design these policies, right? He is completely dependent on information supplied to him by the bureaucracy. तो ऐसा वो बोल रहे हैं कि there are dangers of the politician, him being controlled by or directed by bureaucracy. तो करने आए थे कि वो they wanted to control bureaucracy. In turn, bureaucracy might start controlling the politicians, right? It might act independently from the political masters, right? तो बोलते हैं इसका एक ही इलाज है, खाली स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल कर सकती है. सी अगर आप देखो तो एसेंशियली क्या है, एक सरकार दूसरी सरकार चेंज हो जाती है. एसेंशियली इट इज द ब्यूरोक्रेसी विच इज कांस्टेंट, विच इज डूइंग द जॉब. तो एसेंशियली इट इज द ब्यूरोक्रेसी विच इज गाइडिंग द नेशन, राइट, विच इज pushing the nation forward, although very slowly, right, not in the rapid manner. तो इसको push करना rapid manner में तो politicians कर सकते हैं, लेकिन these politicians क्या है, they are being resisted by the bureaucracy, क्योंकि they are completely dependent on bureaucracy in order to carry out their jobs, right? So this is the third critique of bureaucracy. Now we will be taking a look into other critiques as well, right? See, now I will be talking about other thinkers or other scholars who gave critique of Weber's theory of bureaucracy, right? सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे important thinker R.K. Merton, Robert K. Merton, right? See, Robert K. Merton, he wrote an article, or the article it goes by the name Bureaucratic Structure and Personality, right? तो वो बोलते हैं कि Weber essentially is dealing with the functions of bureaucracy, right? The positives of bureaucracy, but he neglects the dysfunctions of bureaucracy, the negative aspects of bureaucracy, right? How bureaucracy is harmful, or bureaucracy is not performing the roles, or bureaucracy performing the negative functions or negative roles, right? So he's talking about the dysfunctions or negative aspects of bureaucracy. पहले वो बात करते हैं, the first point that he makes in this article is, ये बोलते हैं कि bureaucracy is rule worshipping. ब्यूरोक्रेसी क्या है, रूल्स को वर्शिप करती है, राइट? ब्यूरोक्रेसी इज द स्टिकलर टू रूल्स. ब्यूरोक्रेसी का एक ऑब्सेशन है विद प्रोसीजर्स एंड रूल्स, राइट? बट रूल्स आर देयर टू फैसिलिटेट योर वर्क एनवायरमेंट, राइट? रूल्स आर देयर टू इंश्योर or to weed out corruption, right? Rules are there to give you a path or direction in order to facilitate or to move you towards your goals. That is the tasks that you are performing, the accomplishments that you have to achieve while performing the task in the office that you are currently occupying, right? तो बोलते हैं the bureaucracy is stickler to rules and it is rigid and inflexible, right? It does not compromise with the rules, right? ना रूल्स क्या होते हैं, राइट? रूल्स क्या है, आपकी वर्किंग को स्मूथ कर देते हैं, राइट? प्रोप्रायरिटी इंश्योर करते हैं आपकी वर्किंग में, राइट? सो रूल्स आर जस्ट द मीन्स, राइट? दे आर जस्ट द व्हीकल यूजिंग विच यू हैव टू अटेन द गोल्स ऑफ योर ऑफिस, एंड दीज गोल्स आर इन टर्न रिलेटेड टू द ब्रॉडर गोल्स और एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो रिजल्ट्स क्या है, अचीव करने पड़ेंगे आपको विद इन द पैरामीटर ऑफ रूल्स, राइट? लेकिन वो बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, इतना फोकस करती है और इतना ऑब्सेशन है ब्यूरोक्रेसी का रूल्स और प्रोसीजर्स कि रूल्स तो फॉलो ही करने हैं, राइट? और रूल्स इतने एक्सटेंसिव और लेवल पे वो फॉलो करते हैं कि दे लूज साइट ऑफ देयर एंड्स, द गोल्स, द टास्क दैट गिवन, द रिजल्ट्स दैट दे हैव टू अचीव, राइट? तो बोलते हैं कि गोल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, राइट? तो जो गोल है इट इज डिस्प्लेस्ड बाय द रूल्स. रूल्स हैव बिकम द एंड गोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी. एंड गोल ब्यूरोक्रेसी अगर पूछा जाए, दे आर नथिंग बट दे हैव टू फॉलो रूल्स. द टास्क एट हैंड और द गोल्स और एम्स और अचीवमेंट्स और द रिजल्ट्स, दे आर साइडलाइंड, राइट? तो प्राइम फोकस क्या होता है, वो बोलते हैं कि वो रूल्स पे चला जाता है, राइट? And these rules, they become an end in itself, they become the final goal of the bureaucracy, right? So they follow the letter of the law, whereas they neglect the spirit of the law, right? The task that they have to perform, right? The spirit with which that
position or that office was designed with a certain responsibility role that they had to carry out the certain aims or targets or results that they had to achieve, right? So they were sidelined. तो goals का displacement हो जाता है, right? Second, he talks about his impersonality, right? Impersonality हमने देखा था कि bureaucracy क्या है, interpersonal relations within the organization as well as the clientele or the public. It is based on impersonality, right? The detachment should be there, right? So that you could be rational and objective while dealing with your peers, seniors, juniors, as well the outside public, right? So as to ensure objectivity and to curb out favoritism or to curb out the role of values, so as to say, right? तो टर्म यूज करते हैं वेबर कि विदाउट हेट्रेड और पैशन, ना तो आप इतना किसी से अटैच हो कि हेट करने लग जाओ उस चीज को, ना ही उसको परसू करो विद पैशनेट. यू शुड बी डिटैच्ड, न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव, इम्पार्शियल, राइट. ना वो बोलते हैं कि इससे क्या होता है कि व्हेन देयर आर नो इमोशंस इन्वॉल्व, देयर इज नो पैशन इन्वॉल्व, व्हेन दे बिकम डिसइंटरेस्टेड इन जॉब, राइट, दे बिकम डिटैच्ड विद द जॉब, राइट. और इससे क्या है, दे बिकम इनसेंसिटिव, राइट, इनसेंसिटिव टुवर्ड्स the other members of the organization as well as towards the larger public, right? So they become apathy, insensitivity, and they are not concerned about the general public, right? Whereas as an administration you have to be concerned about the general public. और ब्यूरोक्रेसी में बोलते हैं रेड टेपिज्म आता है, डिलेज आते हैं इतने कि बिकॉज एवरी वन विल स्टार्ट अवॉइडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट. बक पासिंग चलती है ब्यूरोक्रेसी में, नो वन वांट्स टू बी रिस्पॉन्सिबल, राइट. फोर्थ वो बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज डिजाइंड टू कैरी आउट रूटीन एंड रिपीटेटिव टास्क, राइट. ऑर्डिनरी सिचुएशंस को डील करने के लिए, बिकॉज वो क्या है, रूल्स और प्रोसीजर्स के हिसाब से चलती है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के हिसाब से चलती है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क है, राइट. सो देयर इज नो स्कोप फॉर इनोवेटिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, and that is to go beyond the scope of the job, whereas bureaucracy is limited or bounded by these rules or the conduct, professional conduct that or the formal conduct that they have to manifest within the parameters that are being laid down in front of them, right. तो वो बोलते हैं कि वो क्राइसिस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस के साथ नहीं डील कर पाते, बिकॉज वो खाली ऑर्डिनरी टास्क, रूटीन और रिपीटेटिव टास्क को क्या है, बार बार परफॉर्म करके क्या है, उसी से एफिशिएंसी आती है. वेयरएज उनके लिए कोई सॉल्यूशंस नहीं है फॉर द क्राइसिस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस, राइट. सो दे वांट टू बी एबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ टास्क. ये वेबर ने भी क्रिटिसिज्म दिया था, राइट. वी टॉक्ड अबाउट इट. Alvin Goldner, he is another sociologist, right. He conducted a study of gypsum plant in USA, right. So here I am talking about industrial bureaucracy, right. तो इस प्लांट में वो क्या है, स्टडी करते हैं वर्कर्स को, और उनकी कंक्लूजन और फाइंडिंग यही है कि जैसे वर्क ऑर्गेनाइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वो बोलते हैं हालांकि वर्कर्स दे वर एबल टू अचीव एफिशिएंसी, राइट, कंप्लीट एफिशिएंसी व्हेन इट केम टू रूटीन एंड रिपीटेटिव टास्क, when it came to performing the task as per the standard operating procedure that has been laid down, right. वहाँ पे एफिशिएंसी है. बट कुछ ऐसी टास्क इमर्ज करके आती हैं विच दे हैव नॉट डन बिफोर, राइट, और दे आर कंप्लीटली न्यू टू देम, राइट. सो इन दोज काइंड ऑफ टास्क, द नॉन रूटीन और अनप्रिडिक्टेबल टास्क, वो क्या है, उनकी एफिशिएंसी लूज आती है, हो जाती है. दे हैव नो क्लू एज टू हाउ टू perform this particular task, because they have always been manifesting a kind of behavior in which they were engaged in routine repetitive task. तो उनका माइंड ट्रेंड ही नहीं है टू डील विद अनप्रिडिक्टेबल टास्क, राइट, टू डील विद दिस क्राइसिस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस. उसमें कैसे होगा, राइट. थर्ड आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज पीटर ब्लाउ एंड बर्न्स एंड स्टोकर, राइट. सी ये दो स्कॉलर्स अपनी अपनी अलग अलग थियरी देते हैं, और इनका मेन जो है, एक पीटर ब्लाउ, इनकी अलग स्टडीज़ है, बर्न्स एंड स्टोकर की अलग स्टडीज़ है. इनका मेन कंसर्न क्या है, ये वेबर को क्रिटिसाइज करना, कि वेबर बात करते हैं कि अगर फॉर्मेलिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे एफिशिएंसी आएगी, राइट. वो इनफॉर्मलिज्म को कंप्लीटली निगलेक्ट कर देते हैं, राइट, कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं, कंप्लीटली निगलेक्ट कर देते हैं. ये बोलते हैं कि इनफॉर्मलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन could lead to efficiency, right. Informalization क्या efficiency बढ़ाते हैं. Now Peter Blau here he conducted a study, right, in which he was dealing with a particular organization. उसमें जो वहाँ के वर्कर्स थे, द एजेंट्स, क्या वो जाते थे इंस्पेक्शन पे, राइट, बिजनेस का इंस्पेक्शन करने, वर्किंग कंडीशंस वेदर दे आर सुटेबल और नॉट, राइट, एज पर द लॉज और नॉट.
राइट। तो उनका जो कोड था और जो मैनुअल था विच दे हैव टू फॉलो, एंड देन दे हैव टू कोरस्पॉन्डली चेक कि किस टाइप के रूल्स लगेंगे, वेदर द ऑल द पैरामीटर्स आर फॉलोड बाय द कैपिटलिस्ट और द फैक्ट्री ओनर और नॉट, वेदर द वर्क कंडीशंस आर अप्रोप्रिएट और नॉट। लेकिन इतने सारे रूल्स थे कि कौन सा रूल किस सिचुएशन में लगाएंगे, तो कभी वो क्या है, काफ़ी टाइम्स क्लैरिटी नहीं आती थी। फिर पीटर ब्लाउ बोलते हैं कुछ ऐसा है उसमें एज पर द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स कि आप क्या है, these the files that the task you are performing while being in office, they are confidential. You cannot discuss it with your peers or with your juniors, right? You can only discuss with your supervisor, right? लेकिन पीटर ब्लाउ बोलते हैं कि ये कंडीशंस बार बार रिकर करती थी कि क्या है, पर्टिकुलर रूल किस सिचुएशन में लगेगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी रूल्स, वो क्या उसकी क्लैरिटी नहीं थी, राइट? वर्कर्स को नहीं पता था, एजेंट्स को नहीं पता था, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि these agents used to do कि they used to consult among themselves कि इस सिचुएशन में क्या लगेगा, राइट, कौन सा रूल लगेगा। और वो बोलते हैं कि दिस इज प्रोहिबिटेड एज पर द मैंडेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन ओनली टॉक टू द सुपरवाइजर, राइट। लेकिन वो बोलते हैं कि ये जो इनफॉर्मलाइजेशन था, ये जो आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स थे, राइट, ये जो इनफॉर्मलाइजेशन था, इससे क्या हुआ कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ी एजेंट्स की, राइट। They could learn from each other, they could learn from each other, they could learn from each other's mistakes, from each other's experience, from each other's wisdom as well, right? तो क्या था, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वाज टेकिंग प्लेस, तो उनसे क्या है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ी। अगर वो बार बार सुपरवाइजर के पास जाते हैं तो सुपरवाइजर क्या है, might have got अर्ग्ड, राइट, might have got frustrated, might have got irritated, right? तो वो बोलते हैं कि यहाँ से भी एफिशिएंसी बढ़ रही है। बर्न्स एंड स्टॉकर टॉक्स अबाउट टू काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या बेसिकली टू टाइप्स हैं। वन आर विच आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्यूरोक्रेटिक नोशंस, राइट, उनको बोलते हैं मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। द ऑर्गेनाइजेशन विच आर बेस्ड ऑन ब्यूरोक्रेसी, वो बोलते हैं दीज आर फॉर्मल एंड रिजिड ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। वेयर एज ऑर्गेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस, वो बोलते हैं दीज आर इनफॉर्मल इन नेचर। वो बोलते हैं कि दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे आर मोर एफिशिएंट, राइट। तो इनफॉर्मेलिटी or breaking of rules could also lead to efficiency. So it goes against the notion of efficiency that Weber was propounding in his theory of bureaucracy. और इसके साथ साथ कुछ जापानीज स्टडीज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। देयर इज अ स्टडी आउची थियोरी, राइट। नाउ ही इज अ जापानीज स्कॉलर। वो बोलते हैं कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ानी है, राइट, तो एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन फॉर्मलिज्म एंड हिरार्की। वो बोलते हैं एफिशिएंसी तब बढ़ेगी जब क्या है, आप अपने जूनियर्स को, राइट, जहां पे क्या है, जूनियर्स को भी क्या है, आप स्टेक होल्डर मेंटेलिटी डेवलप करोगे, जूनियर्स को भी क्या है, आप ब्रॉडर टास्क में इन्वॉल्व करोगे, राइट, जूनियर्स को भी क्या है, आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करोगे, ताकि जूनियर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े, राइट, उनको एक स्टेक होल्डर मेंटेलिटी डेवलप हो, एंड दे थिंक दैट दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फीडबैक एंड डिसीजंस मैटर अ लॉट। तो यहां से भी क्या मोटिवेशन मिलता है वर्कर्स को। सो ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट फ्लैटेंड ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्लैटेंड, राइट। सिमिलरली इनफॉर्मेलिटी इन फॉर्मल स्ट्रक्चर्स भी होनी चाहिए, राइट। आप बात करते हो फॉर एग्जांपल हाउ इन द कंटेम्परेरी वर्क, in the contemporary society work is organized in various MNCs. You talk about Google, Facebook, Yahoo, right, Amazon. वहाँ पे क्या इनफॉर्मेलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे मेन फोकस इज यू हैव टू अचीव रिजल्ट्स, योर परफॉर्मेंसेज विल डिटरमाइन द पर्क्स दैट यू विल बी एंजॉइंग, द सैलरीज दैट यू विल बी गेटिंग, राइट। सो वहाँ पे वो बोलते हैं कि इवन इन दिस कंटेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन वी कुड सी कि टी शर्ट कल्चर है, जीन्स कल्चर है, वहाँ पे सोफा कल्चर है, राइट। सो देर इज जो एक ट्रेडिशनल नोशन था ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क स्पेस, क्यूबिकल होगा, राइट, वैसा नहीं है। यू हैव टू वियर ए टाई, यू हैव टू वियर फॉर्मल क्लोथ्स, वैसा नहीं है। यू जस्ट गो देयर इन एन इनफॉर्मल मैनर वियरिंग ए जीन्स एंड ए टी शर्ट। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू परफॉर्म द टास्क, you have to perform for the organization, you have to achieve results. That is all what matters in an organization, right? So some of the contemporary organizations that are evolving in the present times, their main concern is result and not rules, right? Rules should be followed, but the result should not be displayed, the goals should not be displayed. So यहाँ पे informalism, when it could make you comfortable, when it could make you work in a particular mind space, right,
आप पर्टिकुलर माइंड स्पेस में जाके कंफर्टेबल होकर काम कर सकते हो और वहां से आपकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, देन व्हाई नॉट, राइट? सो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ डिफरेंट ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, सो एज टू से, राइट? जहां पे इनफॉर्मलिज्म बढ़ रहा है. सो दीज पीपल दे आर रिजेक्टिंग this theory of Weber's theory of formalism, right, which Weber बोलते हैं जो efficiency लेके आता है, as well as hierarchy, right? लतीफ चौधरी, see लतीफ चौधरी क्या बोलते हैं? He says कि these bureaucrats, right, now he is basically talking about the administrative bureaucracy, these are rent seekers, right, who seek rent, who seek bribe in order to perform their task from the general public, to get the work done, right? Without money or bribe, you won't be able to, they won't be performing their job. They are self-aggrandizing, right? Self-boasting. वो बोलते हैं self-aggrandizing in the sense कि वो बोलते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में और प्लस उनके ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स आए, राइट? अच्छा फर्नीचर हो, अच्छी फैसिलिटीज़ हो, अच्छी पर्क्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स आए और उनके नीचे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, स्टाफ काम करे, राइट? तो फंड्स एंड फंक्शनरीज वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं, तो उससे क्या है, वो सेल्फ एग्रेंडाइजिंग जिससे वो कर सके, राइट? तो वो क्या बोलते हैं, दिस इज अ ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी. स्टाफ मैक्सिमम चाहते हैं, मैक्सिमम फंड्स चाहते हैं, राइट? वेयर एज देयर परफॉर्मेंस आर नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, राइट? सो दे आर सेल्फ एग्रेंडाइजिंग इन नेचर, राइट? सेल्फ बोस्टिंग इन नेचर, जो अपने आप का ही प्राइड बोस्ट करना चाहते हैं, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज दैट आर वर्किंग अंडर यू. Functionaries that are working under you, how much funds are you getting for your office, right? So they may want maximum funds, right? ताकि एक प्रेस्टीज और जो ओनर है उसके पोजीशन के साथ और ज़्यादा बढ़े. मैक्सिमम पीपल विल बी वर्किंग फॉर यू, राइट? यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फंड्स. प्लस वो बोलते हैं दीज पीपल ब्यूरोक्रेट्स क्या है, इन द नेम ऑफ रैशनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी दे हैव बिकम कॉल्ड apathetic, disinterested and inward looking and insensitive. They are not concerned about the general public at all, right? Especially another thinker Michael Crozier वो बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, it is very slow moving, right? क्या है, because they are performing routine and repetitive task. वो सेम ही टास्क करना चाहते हैं बार बार. So it is status quoist. ब्यूरोक्रेसी चेंज नहीं ला सकती, ना ही ब्यूरोक्रेसी चेंज चाहती है, राइट? बिकॉज ब्यूरोक्रेसी इज ऑब्सेस्ड अबाउट ऑर्डर, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी, राइट? वो बोलते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज, दे आर स्टेटस क्वाइस्ट एंड दे आर इलिटिस्ट, राइट? ऐसे लुई थी, लुई जो थे उन्होंने दिस ट्रायंगल थ्योरी प्रपोज. वो बोलते हैं देयर इज वेबर बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस हो सकता है बिजनेसमैन के साथ. ब्यूरोक्रेसी क्या कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को क्या परस्यू कर सकती है, उनको फुलफिल कर सकती है. ये बोलते हैं कि नॉट ओनली, और वेबर क्या बोल रहे थे, पॉलिटिशियन शुड बी ब्रॉट इन टू चेक द ब्यूरोक्रेसी. लुई बोलते हैं कि पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेसी का आपस में ही नेक्सस है, राइट? आपस में इनका कोलूजन है, आपस में क्विड प्रो को है, जिसमें वो एक दूसरे के प्राइवेट और वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व करते हैं, जहां पे जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाता है, राइट? दिस इज व्हाट लुई इज टॉकिंग अबाउट. The main criticism that I want to talk about is, see, Weber was writing in 1910s and 1920s. वहाँ पे जो वर्क था was organized on traditional basis. हमने देखा कि आज के जैसे कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? तो वहाँ पे इन्फॉर्मलिज्म बढ़ा है, राइट? रूल्स एज सच दे आर नॉट स्टिकलर टू रूल्स, दे फोकस ऑन परफॉर्मेंस, राइट? दे वॉन्ट पीपल टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, राइट? यू जस्ट शुड नॉट बी परफॉर्मिंग रूटीन एंड रिपीटेटिव टास्क, राइट? सो दिस थियरी इज नॉट वैलिड in the contemporary times, in the contemporary capitalist era, right? जहां पे organizations क्या है, the workers क्या है, they should be, क्या बोला जाता है, जहां पे job diversity होनी चाहिए, right? जहां पे क्या, workers should be a part of the organization, they should feel part of the organization, how their work is contributing to the overall objectives of the organization. उनका decision making में भी involvement होना चाहिए, stakeholdership develop होनी चाहिए, right? Informalism भी होना चाहिए, that जहां पे क्या है, knowledge और knowledge क्या है, sharing बढ़े, right? एक दूसरे की help की जाए, तो यहाँ पे efficiency बढ़ेगी, right? So this goes beyond the traditional notions of bureaucracy. In the contemporary times, it is not organized per se as far as it was organized in times of Weber. तो वेबर जब अपने टाइम में लिख रहे थे उस हिसाब से वो ठीक था, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 100 years in the contemporary era, this theory is not valid anymore, right? So this has become an outdated theory. सेकेंड मैं बोलूँगा, अगर theory valid भी होगी then only for developed countries, right? और डेवलपिंग कंट्रीज को क्या है, लार्ज स्केल चेंज लेके आना है, राइट? जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी शुड बी द व्हीकल ऑफ चेंज, बिकॉज हम देखते हैं दिस ब्यूरोक्रेसी इज द स्टील फ्रेम ऑफ आवर नेशन, राइट?
now this should not be like a tortoise, it should not be slow moving, right? It should be moving at a rapid pace. तो वहाँ पे क्या है, they should be informal, right? They should be based on they should also be employing emotions, for example empathy while talking to the poor, dealing with the poor. They should be concerned about the poor, right? So there should be a kind of emotions or values in their work, right? They should be motivated enough so as to uplift these masses from poverty. So this theory is not valid for developing countries as well as the modern times, right? Now this bureaucracy topic is done. See, I also told you that I will be talking about value relevance and value neutrality. See, I will be giving you 3 to 4 important points which you could write down. I have already discussed those points. I am just making a summary for you, right? So value relevance and value neutrality. See, the first point is वेबर क्या है, ना तो कंप्लीटली पॉजिटिविस्ट के साथ एग्री करते हैं, ना कंप्लीटली आइडियलिस्ट के साथ एग्री करते हैं, राइट? पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं, राइट? आइडियलिस्ट और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट के साथ वो क्या है, एग्री करते हैं. पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं, सी व्हाट पॉजिटिविस्ट टॉक अबाउट इज द कंप्लीट निगलेक्ट ऑफ वैल्यूज, राइट? वैल्यू न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं इन रिसर्च, राइट? ना द ऑब्जर्वर शुड बी ऑब्जेक्टिव, वो अपनी खुद की वैल्यूज प्रेफरेंसेस बायस लेके नहीं आ सकता इन सोशोलॉजिकल रिसर्च, सोशोलॉजिकल स्टडीज, राइट? जस्ट लाइक अ साइंटिस्ट डज, राइट? इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं योर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट एंड अदर नॉन पॉजिटिविस्टिक थियरीज. वो बोलते हैं कि वैल्यूज हैव ए सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन सोशोलॉजिकल रिसर्च, राइट? हमने बात की थी क्रिटिकल थियरिस्ट की, राइट? वो बोलते हैं कि वैल्यूज होनी चाहिए. जो सोशोलॉजिस्ट है, ही इज अ सोशल रिफॉर्मर. उनके वर्क के थ्रू, अपनी सोशल रिसर्च के थ्रू ही शुड बी परफॉर्मिंग सर्टेन थियरीज, जिससे क्या है, सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो सके, सोसाइटी का प्रोग्रेस की तरफ क्या है उस पाथ पे बढ़ सके सोसाइटी, राइट? और वो बोलते हैं कि ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, क्रिटिकल थियरीज बोलते हैं वो हिडन और सटल है, इसको एक्सपोज करने के लिए क्या है, थियरीज के पास वैल्यूज होनी चाहिए, राइट? नाउ देयर दीज आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट. तो वेबर किसी के साथ क्या है, एग्री नहीं करते हैं. वेबर बात करते हैं वैल्यू रेलेवेंस की बात करते हैं, राइट? द फर्स्ट पॉइंट वाज दिस कि वो पहले ये क्रिटिक देते हैं ऑफ पॉजिटिविस्ट एज वेल एज नॉन पॉजिटिविस्ट थियोरीज, राइट? हमने देखा था कि वो मिडल पाथ फॉलो करते हैं, ना तो पॉजिटिविस्ट के साथ एग्री करते हैं, ना आइडियलिस्ट के साथ एग्री करते हैं. ही फॉलोज अ मिडल पाथ, राइट? एंड दैट इज व्हाई ही इज फोकसिंग ऑन वैल्यू रेलेवेंस. Now, what is Weber's argument as far as value relevance and value neutrality is concerned? See, Weber बोलते हैं कि जो values है, they have a role to play in sociology, in sociological research. ये role क्यों है? तो उसके लिए वो explanation देते हैं कि जो आपकी reality है, that a sociologist has to study is infinite in nature. There could be thousands of topics of study, right? पर क्या है, सोशोलॉजिस्ट हर एक टॉपिक को परसू नहीं कर सकता. ही हैज़ टू चूज अ सर्टेन टॉपिक ऑफ रिसर्च दैट ही वांट्स और वांट्स हिज अटेंशन, राइट? जो अपनी जहाँ पे वो अपनी अटेंशन डिवोट करना चाहते हैं, राइट? ही वांट्स टू डिवोट हिज अटेंशन टू अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ रिसर्च, राइट? तो वो बोलते हैं कि इतने लार्ज नंबर ऑफ टॉपिक्स में से, इतनी लार्ज और इनफाइनाइट रियलिटी में से एक पर्टिकुलर टॉपिक जब कोई भी सोशोलॉजिस्ट चूज करता है, सोशल रिसर्चर चूज करता है, राइट? तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज. वैल्यूज मतलब कि विच द सोशोलॉजिस्ट विच ही कंसिडर सर्टेन टॉपिक टू बी वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट, right? That this topic should be studied. It is important. He considers it as valuable, right? And that is why he wants to devote his attention, his focus, his energy, his time, his effort to conduct a sociological research on that particular topic. तो आप जो first is कि अगर आप topic of research कोई भी choose कर रहे हो, then you have to employ certain values, right? मैंने बात भी की थी व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. उसके इनिशियल मैंने बात की थी इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. उसमें हमने बात की थी कि वेबर बात करते हैं कि हिज मदर वाज अ प्रोटेस्टेंट, राइट? उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि हिज मदर वाज अ डिवोट प्रोटेस्टेंट, राइट? तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वैल्यूज़ का रोल आ जाता है एज टू वाई Weber was picking that particular topic of study because that was important to him,
राइट। तो हमने देखा था जैसे अगर कंटेम्प्रेरी टाइम्स में सोशोलॉजिस्ट को कुछ पढ़ना है इन इंडियन सोसाइटी, ही कुड बी स्टडिंग अबाउट हिंदू नेशनलिज्म, हिंदू रिसर्जेंस, right, Hindu assertion that is taking place, right. He could also be studying about this hyper nationalism that is going on in India, right. He could also be studying about, for example, he could also pursue how unemployment in the contemporary times in Indian society and its link with various societal aspects, right, with the youth, with the laborers and migrants, right. He could also be pursue COVID and its societal impacts, right. So these are important and relevant topics, right. And these if a sociologist, a social researcher, he considers them as valuable, therein comes the role of values, right. Because यहाँ पे उनके subjectivity आती है, bias आता है, preference आता है, he is choosing a particular topic out of thousands of topics, so there comes preference, there comes bias as to why he is picking that topic, and there comes the role of values, right. This is what we talked about. Now this is the first point, ठीक है. सेकेंड वेबर बोलते हैं कि वंस यू हैव चोजन द टॉपिक ऑफ रिसर्च देन यू शुड बी कंप्लीटली वैल्यू न्यूट्रल, राइट. उसके बाद क्या है, आपको वैल्यू जजमेंट्स पास नहीं करनी है, आपको कंप्लीटली क्या है न्यूट्रल होके अपनी सोशल रिसर्च को क्या है परसू करना है, राइट. आप किसी भी चीज़ को क्या है वैल्यू जजमेंट ना दें, किसी भी कल्चर को पढ़ते हो कि दिस इज गुड और दिस इज बैड, राइट. यहाँ पे क्या है, यू शुड बी एब्सोल्युटली वैल्यू न्यूट्रल. यहाँ पे ही एग्रीज विद द पॉजिटिविस्ट दैट व्हाइल कंडक्टिंग द एक्चुअल रिसर्च, खुद की पर्सनल बायस, खुद की पर्सनल एजेंडा, राइट, खुद का पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए. वहाँ पे क्या है, ही शुड बी कंप्लीटली डिटैच्ड और न्यूट्रल, राइट. इसी का थर्ड एक्सटेंशन है, थर्ड पॉइंट. वेबर क्रिटिसाइज करते हैं, यू कुड राइट दिस डाउन, क्रिटिकल थियरिस्ट को. वो बोलते हैं, स्पेशली मार्क्सिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, मार्क्सिस्ट एंड क्रिटिकल थियरिस्ट, राइट. और वो बोलते हैं कि जो वैल्यूज हैं while conducting a research, when a researcher or social researcher is completely value neutral, तो वहाँ पे क्या है, social researcher को क्या है, that theory should not be a platform for a researcher to spread his ideology or propaganda, right. जो थियरी है और जो रिसर्च है आप कंडक्ट कर रहे हो, राइट, दैट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म और व्हीकल ऑफ योर प्रोपेगेंडा और प्रोपोगेटिंग योर आइडियोलॉजी, राइट. तो सोशोलॉजिस्ट ही शुड बी अ सोशल रिसर्चर ओनली, ही शुड नॉट बी अ सोशल रिफॉर्मर और अ सोशल प्रीचर. दैट इज व्हाट मार्क्सिस्ट एंड क्रिटिकल थियरिस्ट वर ट्राइंग टू डू. नाउ दिस वाज हिज थर्ड पॉइंट, राइट. तो हमने फर्स्ट पॉइंट बोला कि he's criticizing both positivist as well as idealist, right. Values have a certain role to play, right. So second point is, once the reality is infinite in nature, and out of this infinite reality a sociologist is pursuing a particular topic of research, right. Therein comes the role of values, right, to which topics he considered valuable and important, and to which he wants to devote his resources, focus, energy, effort, time to that particular topic, right. Third is, once you have started conducting your sociological studies or sociological research, then you should be completely value neutral, value objective. You should not be passing value judgments, right. You should be completely neutral while conducting the research, राइट. वहाँ पे आपका कुछ बायसेस नहीं आना चाहिए, राइट. फोर्थ इज एन एक्सटेंशन ऑफ थर्ड पॉइंट. वो क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्सिस्ट और क्रिटिकल थियरिस्ट को. वो बोलते हैं कि दिस सोशल रिसर्च इज नॉट एन एजेंडा, इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर यू टू प्रोपोगेट योर एजेंडा और आइडियोलॉजी, राइट. देर इन वो बोलते हैं कि देर इन वहाँ पे इंपॉर्टेंस आती है ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी. The role, the complete absence of values while conducting the actual research, right. So here he agrees with the positivist and he criticizes the Marxist and the critical theorist, right. वो बोलते हैं कि sociologist should be a social researcher, he should not be a social preacher or social reformer, which goes against the basic arguments that critical theorists and Marxists were putting forward, that the sociologist should bring in social reform. मार्क्सिस्ट बोलते हैं, मार्क्स बोलते हैं ना, ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट. सो देर वो क्या है, इमेजिन कर रही थी कैपिटलिज्म शुड बी ओवरथ्रोन एंड कम्युनिज्म शुड बी एस्टेब्लिश इन इट्स प्लेस. तो वहाँ पे क्या है, देर इज रोल ऑफ वैल्यूज, राइट. क्रिटिकल थ्योरिस्ट भी बोलते हैं कि जो ऑपरेशन है ऑफ द सब्जेक्ट क्लास बाय द रूलिंग क्लास इज वेरी सर्टन,
हिडन एंड अंडरलाइंग। तो आपको अगर इसको एक्सपोज करना है तो प्रैक्सिस, मैंने आपको बात किया था प्रैक्सिस, तो प्रैक्सिस होना चाहिए, राइट। थियरी शुड बी कनेक्टेड विद वैल्यूज, रिसर्च शुड बी कनेक्टेड विद वैल्यूज। इसको रिजेक्ट करते हैं वेबर, वो बोलते हैं इट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर यू टू प्रोपेगेट योर आइडियोलॉजी और प्रोपेगेंडास, right? This was the fourth point. Fifth point is further an extension of all these are interconnected. वो बोलते हैं टीचर while delivering a lecture he should be value neutral. उसकी खुद की आइडियोलॉजी और प्रोपेगेंडा क्या है? इट इज नॉट दैट लेक्चर इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड दोज एजेंडा। टीचर को क्या है, हर एक साइड, हर एक एस्पेक्ट ऑफ थियरी प्रेजेंट करना चाहिए और हर एक आर्गुमेंट को प्रेजेंट करना चाहिए, एंड इट इज फॉर द स्टूडेंट्स टू डिसाइड विच आर्गुमेंट टू चूज, राइट। स्पेशली अगर हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देखें तो मीडिया को भी वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए, राइट, विच इज डेफिनेटली नॉट द केस इन द प्रेजेंट इंडियन कंटेक्स्ट, राइट। ठीक है, प्लस वो बोलते हैं टीचर एज वेल एज सोशल रिसर्चर शुड बी complete value neutral. Their teaching or the studies is not a platform for propagating ideology and propaganda, right? And the last and the most one of the most important point that he talks about is while conducting a research, you should be following cultural relativism, right? Cultural relativism. अगर एक सोशल रिसर्चर कोई दूसरी कल्चर को पढ़ रहा है, राइट, देन वो कल्चर क्या है उसके बारे में क्या है, वो नेगेटिव जजमेंट्स और वैल्यू जजमेंट्स ये ना बोले कि दैट कल्चर इज बैड और गुड, राइट। उस कल्चर के बेसिस पे क्या है वो जो लोग हैं वो अपना वर्ल्ड व्यू क्रिएट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उनकी पूरी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड है, सो दैट कल्चर इज फंक्शनल टू देम, राइट। सो यहाँ पे कल्चरल रिलेटिविज्म को फॉलो करना चाहिए। वो क्या है, अपने कल्चरल लेंस से क्या है, अपने कल्चरल लेंस से दूसरे कल्चर को स्टडी ना करें, अपने कल्चरल लेंस से दूसरे कल्चर को स्टडी ना करें, राइट। दे ही शुड बी वैल्यू न्यूट्रल। रादर वो बोलते हैं कि वर्स्टहैंड अप्लाई करो, कि वो अपने कल्चर को ड्रॉप करके ही शुड पार्टिसिपेट इन द कल्चर ऑफ द पीपल दैट ही इज स्टडिंग, राइट। ही शुड इमर्स देमसेल्व्स इन देयर कल्चर और फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट, when he should be conducting studies from within, not without, right. He should not be conducting studies in a detached manner. तो उनके कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखे और ये जानने की कोशिश करे कि as to why they are following certain practices. I talked about the ceremony of Inti Chuama. If the people of Arunta tribe, right, in the collective religious ceremony, if they consider that their totem as sacred, right, तो उन पे आप ऐसे वैल्यू जजमेंट पास नहीं करोगे कि जब वो उसको किल करके अपने ही टोटम को क्या है, उनके ब्लड को क्या है पी जाते हैं, फ्लैश क्या है उसका ईट करते हैं, राइट, दे ड्रिंक देयर ब्लड, फ्लैश ईट करते हैं। रादर थिंक इट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, वो कितनी कलेक्टिव अफरवेसेंस जनरेट कर रहा है वो सेरेमनी, कितना सॉलिडारिटी और इंटीग्रेशन जनरेट कर रहा है। यू कुड ओनली फील दैट इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट सेरेमनी, इफ यू आर इमर्सिंग योरसेल्फ इन दैट कल्चर, इफ यू आर फॉलोइंग वर्स्ट एंड दैट इज यू आर प्लेसिंग योरसेल्फ इन द पोजिशन एंड फुटस्टेप ऑफ अदर्स, राइट। सो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ रोल ऑफ वैल्यूज, राइट, बट आपको वैल्यू जजमेंट पास नहीं कर रही है, उनके कल्चर को वियर्ड या रिग्रेसिव या स्टैग्नेटिंग या सुपरस्टिशन या बेस्ड ऑन ब्लाइंड बिलीफ्स ऐसे नहीं आपको बताना है। आपको वहां पे एक्सपीरियंस करके बताना है कि उनका जो वो एक्शन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रैशनैलिटी है, क्या रैशनल एज टू व्हाई दे आर परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शन। एंड वंस यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग थिंग्स फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट, यू स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट, तो आपकी और ज्यादा क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 points, Weber using or defining how value relevance and value neutrality should be used in sociological research. तो absolutely value neutral नहीं होना है आपको, there should be use of values, उसको बोलते हैं value relevance। कहाँ पे आपको values use करनी है और कहाँ पे you should be absolutely value neutral, this is being completely determined by Weber. He gave sufficient attention to the role of values in sociological research, right? तो वो किसी भी पर्सपेक्टिव के साथ एग्री नहीं करते हैं, सभी से पॉइंट लेते हैं और अपना ही एक पाथ फोर्ज करते हैं वैल्यू रेलेवेंस और वैल्यू न्यूट्रलिटी का, राइट। सो दीज 5 points you should be keeping in your mind, make 5 bullet points, and that is the perspective of Weber on value relevance and value neutrality, right? So in next lecture I'll be starting with Talcott portions.